न तकलीफ न संघर्ष तो क्या खाक मज़ा है जीने में, न तकलीफ न संघर्ष तो क्या खाक मज़ा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो हेलो एवरीवन, तो आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स। अब फिजिक्स का हम छठा चैप्टर पढ़ रहे हैं जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। इस चैप्टर के लगभग जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उसको हम सॉल्व करने वाले हैं। याद रखेंगे, हम केवल उन्हीं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बता रहे हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में आएंगे। जो बोर्ड एग्जाम 2026 में आने के चांसेस हैं, उन्हीं सभी क्वेश्चन को हम बताएंगे। तो इन सभी प्रश्नों को आपको बिल्कुल नोट डाउन कर लेना है। याद रखेंगे, बिल्कुल भी इसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं लगभग 2-3 बार इसको कह दिया कि इंपॉर्टेंट है भैया, आप समझ जाइएगा कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए, तो अब हम देख लेते हैं एक एक क्वेश्चन को। यहाँ पे हमने लिख दिया है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, टॉप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम देखेंगे क्लास 12 फिजिक्स का। इससे पहले मैं बता दूं, मैं एक एक करके देखूंगा, उससे पहले मैं बता दूं ये चैप्टर 6 है। इससे पहले कि आपने चैप्टर 1 से लेकर आपने चैप्टर 1, 2, 3, 4 और 5 ये पांचों चैप्टर का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव नहीं देखे हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिजिक्स सब्जेक्टिव के नाम से भी एक लिंक मिलेगा और एक मिल जाएगा फिजिक्स ऑब्जेक्टिव के नाम पे। उस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो चैप्टर वाइज सभी वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा, वहां से अपनी स्टडी आप जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। तो ये हम आपको बताना अनिवार्य था, जो कि हमने बता दिया। चैप्टर वाइज सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव तैयार कर लेंगे ना, बहुत है। चलिए, इतना सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। चलिए, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन आता है कि एक परिनालिका का स्वप्रेरकत्व निर्भर करता है। एक परिनालिका है, उसका स्वप्रेरकत्व निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है जी? कि इसके माध्यम में बहने वाली धारा पर निर्भर करता है, या प्रति एकांक लंबाई और फेरों की संख्या पर निर्भर करता है, या परिनालिका के जो लंबाई पर निर्भर करता है, या बी और सी दोनों पर निर्भर करता है। तो कह रहे हैं कि एक परिनालिका, अब मान लेते हैं सपोज डेट अगर हम परिनालिका का फिगर बनाते हैं, ठीक है। तो परिनालिका कैसे हम बनाएंगे जी? परिनालिका, ये सपोज डेट ये एक परिनालिका है हमारे पास, ठीक है। ये एक हमारे पास परिनालिका है, ये हमारे पास एक परिनालिका है। इसी तरीके कुछ परिनालिका हम बनाते हैं फिगर में, ठीक है। तो ये हमारे पास एक क्या है? एक परिनालिका है, ठीक है। आपको ये दिखाई दे रहा होगा, ये एक परिनालिका है। तो यहां पे याद रखेंगे स्वप्रेरकत्व निर्भर करता है। एक कोई परिनालिका का स्वप्रेरकत्व निर्भर करता है, मतलब जो L का मान है वो किस पर निर्भर करता है? तो याद रखेंगे इसकी लंबाई पर। सबसे पहली बात कि इसकी लंबाई कितनी है, इस पर भी निर्भर करता है। और दूसरी बात, ये जो परिनालिका है इसमें कितने क्या है, इसमें कितने कुंडलियों की फेरों की संख्या है, मतलब इसमें कुंडलियों में फेरों की संख्या कितनी है, इस पर भी निर्भर करता है। तो इसका मतलब सबसे पहली बात, प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या कितनी है, कुंडली में मतलब फेरों की संख्या कितनी है, ये इस पर भी निर्भर करेगा। ये करेक्ट है जी। अब परिनालिका की लंबाई पर भी निर्भर करता है, परिनालिका की कितनी लंबाई है। तो इसका मतलब बी और सी दोनों हो जाएंगे। तो ऑप्शन आपका रियल क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ये जो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट अगला हमारा आता है, निम्न में से कौन सा नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है? तो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कौन पालन करता है जी? एम्पियर का नियम है, फैराडे के वैद्युत अपघटन का नियम, लेंज का नियम, या इनमें से कोई नहीं? तो मैं आपको बता दूं, ऊर्जा संरक्षण का जो नियम है ना, ऊर्जा संरक्षण का नियम ये एम्पियर का परिपथीय नियम नहीं लागू करता है जी। फैराडे के वैद्युत अपघटन का नियम ये भी नहीं करता है। लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियमों के अनुकूल होता है, मतलब उसका अनुसरण करता है, पालन करता है, ठीक है ना। तो लेंज का नियम, ये ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा तीसरा क्वेश्चन आता है कि प्रेरण कुंडली का क्या उत्पन्न करता है, मतलब प्रेरण कुंडली क्या उत्पन्न करता है? तो प्रेरण कुंडली याद रखेंगे उच्च वोल्टता उत्पन्न करता है, ठीक है ना। प्रेरण कुंडली क्या करता है? उच्च वोल्टता उत्पन्न करता है। अगला कह रहा है कि एक बंद चालक के निकट एक चुंबक स्थित है,
तो चालक में धारा उत्पन्न की जा सकती है यदि केवल चुंबक गति होकर, या केवल चालक गतिशील होकर, चुंबक और चालक दोनों गतिशील होकर, या चुंबक और चालकों के बीच आपेक्षीय गति होकर। देखिए क्या कह रहा है कि एक बंद चालक है, एक ये बंद चालक है और उसके निकट एक चुंबक है और इसके निकट एक चुंबक है। तो कहा यह जा रहा है जिसका ध्रुव N और S है, तो ये एक चालक है और ये एक चुंबक है। तो कह रहा है कि ये चालक स्थिर है, तो ये चुंबक कह रहा है कि चालक में धारा उत्पन्न की जा सकती है। मतलब ये जो चालक है इसमें कैसे हम धारा उत्पन्न कर सकते हैं ये पूछा जा रहा है। तो जब ये चुंबक गति करेगा तो इसमें धारा उत्पन्न हो जाएगा, तो ना जी, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। केवल चालक गति करेगा तो हो जाएगा। अब ये चुंबक यहीं पर है, ये चालक गति करेगा तो हो जाएगा, तो ऐसा भी नहीं है। चुंबक और चालक दोनों गति करेंगे तो हो जाएगा, ना जी, ये भी नहीं होगा। तो चुंबक और चालकों के बीच क्या होता है? आपेक्षीय गति होता है। कौन सी गति? आपेक्षीय गति होगा ना, तब जाकर उसमें क्या होगा? उसमें धारा उत्पन्न की जाएगी। हमने आपको बताया था कि जब चुंबक और कुंडली के बीच क्या होता है? आपेक्षिक गति होती है। कौन सी गति? आपेक्षिक गति होती है, जिसके कारण यहाँ पे क्या होता है? कुंडली में चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में, कुंडली में क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसे हम प्रेरित धारा कहते हैं। ठीक है ना, जिसे हम क्या कहते हैं? प्रेरित धारा कहते हैं, और वही ये धारा है जी। तो कब उत्पन्न होगा? जब आपेक्षिक गति होगा। तो नेक्स्ट हमारा कह रहा है यदि सदिश ds क्षेत्रफल, मतलब यदि सदिश ds क्षेत्रफल सदिश हो, मतलब ds क्षेत्रफल सदिश पर चुंबकीय क्षेत्र B लंबवत हो, तो ds क्षेत्रफल पर क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स होगा। अरे बाबू, यहाँ पे कह रहा है एक बात कि चुंबकीय फ्लक्स का हमने क्या पढ़ा था जी? चुंबकीय फ्लक्स φb = b ds cos थीटा, यही तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है ना। परंतु यहाँ पे कह रहा है कि जो क्षेत्रफल सदिश के चुंबकीय क्षेत्र लंबवत, जो पृष्ठ है ना, जो ये हमारा एक क्षेत्रफल ds क्षेत्रफल का एक पृष्ठ है, ये एक पृष्ठ है जिसका क्षेत्रफल ds है। अब इस पर जो चुंबकीय क्षेत्र क्या है? लंबवत है। चुंबकीय क्षेत्र क्या है? इस पर लंब है। तो जब लंब होता है तो यहाँ पे cos 19 हो जाएगा, dbs, और cos लंब है तो 90 डिग्री होगा, और cos 19 = क्या होता है? 0। तो 0 अगर इन सभी में गुणा कराएगा तो ये सभी 0 हो जाएंगे। इसका मतलब चुंबकीय फ्लक्स का मान क्या होता है? 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो देखिए यदि यहाँ पे लंब कहा है तो 0 हो गया, समांतर कहा होता तो क्या होता? ओनली आपका हो जाता dbs। ठीक है ना, bds हो जाता। अगला कह रहा है परिनालिका में चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का सूत्र है। याद रखेंगे, परिनालिका में चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का सूत्र होता है b²/2μ0 होता है, b²/2μ0 होता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक। याद रखेंगे, चुंबकीय फ्लक्स का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है? वेबर होता है। क्या होता है जी? वेबर होता है। वाट किसका होता है? शक्ति का मात्रक वाट होता है। टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक टेस्ला होता है। कार्य जूल का मात्रक, मतलब कार्य का मात्रक, ये किसका मात्रक? कार्य का मात्रक है जूल। टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। यहाँ पे वाट किसके मात्रक है? शक्ति का मात्रक है वाट। वेबर चुंबकीय फ्लक्स का, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। हेनरी बराबर है, 1 हेनरी बराबर याद रखेंगे 10⁻³ मिली हेनरी होता है। 1 हेनरी बराबर 10⁻, मतलब 1000 मिली हेनरी होता है। ठीक है ना, मतलब 1 हेनरी बराबर 1000 मिली हेनरी होता है। अब इस 1000 को ही हम क्या लिख सकते हैं? 1000 को ही 10⁻³ मिली हेनरी लिख सकते हैं ना, तो वही लिखा गया है यहाँ पे। ठीक है ना। अगला आता है डायनोमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है। डायनोमो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? धारा के ऊष्मीय प्रभाव के, नाजी। प्रेरित चुंबकत्व पर, नाजी। विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, यस। विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर क्या करता है? डायनोमो कार्य करता है। ठीक है ना, डायनोमो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला आता है स्वप्रेरकत्व का एसआई मात्रक। स्वप्रेरकत्व का भी एसआई मात्रक क्या होता है? हेनरी होता है। क्या होता है? हेनरी। ठीक है ना।
अन्यून प्रेरणकत्व का भी मात्रक हेनरी ही होता है। यहाँ पे कह रहा है लेंज का नियम संवृत्त है, यहाँ पे लेंज होगा जी, लेंज, लेंस नहीं लेंज, इस तरीके से लिख लीजिएगा लेंज। लेंज का नियम संवृत्त है किसके? आवेश के, न द्रव्यमान के, न ऊर्जा के है जी, हाँ जी ऊर्जा का है। संवेग संरक्षण के सिद्धांत का तो नहीं है, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत हो सकता है। तो लेंज का नियम समृद्ध है, किसके समृद्ध है जी? तो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के क्या है? समृद्ध है। चुंबक विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना खोजी गई थी। विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसने खोजा था? अरे फैराडे नहीं ना खोजा था जी। तो पहला ही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, फैराडे ने। जिससे इन्होंने, फैराडे ने कौन सा नियम दिया था? फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित नियम। और वो 2 नियम थे, हमने सब आपको बताया हुआ है। पहला नियम क्या था कि जब कोई चुंबक और कुंडली के बीच आपेक्षिक गति होता है तो चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण एक धारा उत्पन्न होती है जिसे हम प्रेरित धारा कहते हैं। और दूसरा नियम क्या था कि किसी प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा, हम ये कह सकते हैं कि किसी कुंडली में चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन की दर प्रेरित विद्युत वाहक बल के समानुपाती होती है। बट अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, ये भी मैं जानता हूँ। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो नहीं समझ में आएगा, जाहिर सी बात है, बोलने से थोड़ी ना याद हो जाएगा। अगला कह रहा है अन्योन प्रेरकत्व का मात्रक है। अन्योन प्रेरकत्व का भी मात्रक हेनरी ही होगा और स्वप्रेरकत्व का भी मात्रक हेनरी ही होगा, ये भी आप याद रखेंगे। और मैं एक बात बता दूं, ये अन्योन प्रेरकत्व क्या होता है, स्वप्रेरकत्व क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव है जिसको आपको पढ़ना है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, फिजिक्स की, केमिस्ट्री का, सब्जेक्टिव का भी। सब्जेक्टिव जरूर पढ़िएगा, ठीक है ना। अगला हमारा आता है प्रेरण कुंडली का व्यवहार किया जाता है। जो प्रेरण कुंडली है इसका व्यवहार किया जाता है प्रतिरोध मापने के लिए नाजी, विभवांतर मापने के लिए नाजी, धारा मापने के लिए नाजी, विसर्जन नली में नली को चलाने के लिए। हाँ जी, विसर्जन नली को हम चलाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? विसर्जन नली को चलाने के लिए हम प्रेरण कुंडली का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। किसी परिनालिका का स्वप्रेरकत्व होता है। कोई भी परिनालिका का स्वप्रेरकत्व एल का जो मान होता है वो क्या हमने बताया था? म्यू नॉट n स्क्वायर बाई ए बाई आई हमने बताया था, यही ना है जी। तो यहाँ पे देखेंगे पहला ही ऑप्शन आपका वही है, म्यू स्क्वायर एन ए बाई एन म्यू इंटू एन स्क्वायर इंटू ए बाई आई है, ठीक है ना। अगला कह रहा है कि एक बंद चालक के निकट चुंबकीय स्थित है तो चालक में धारा उत्पन्न की जा सकती है। एक बंद चालक है और इसके पास एक चुंबक है, तो कह रहा है ये नॉर्थ और साउथ ये चुंबक है, तो इस चालक में धारा कब उत्पन्न होगी? जब इनके बीच आपेक्षिक गति होगा। कौन सी गति जी? आपेक्षिक गति। ये अभी क्वेश्चन रिपीट हो गया, ठीक है ना। आपेक्षिक गति होगा तब जाकर उत्पन्न होगा, तभी ना इसमें चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होगा, जिसके कारण इसमें धारा उत्पन्न होगा। तो यही आ गया आपका, चुंबक और कुंडली के बीच कौन सी गति होगी जी? आपेक्षिक गति होगी, तब उत्पन्न होगा। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा आता है चुंबकीय क्षेत्र बी का ऊर्जा घनत्व होता है। चुंबकीय क्षेत्र बी का ऊर्जा घनत्व जो होता है, याद रखेंगे ऊर्जा घनत्व का फॉर्मूला अभी हमने बताया था, बी स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट होता है। यहाँ पे ये थोड़ा साइटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे 2 म्यू नॉट होगा, बी स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट, ठीक है ना। परिनालिका के लिए जो ऊर्जा घनत्व का भी मात्रक यही होगा, ठीक है ना। या चुंबकीय क्षेत्र में जो चुंबकीय क्षेत्र बी में ऊर्जा घनत्व का मात्रक बी स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट होता है। ये आप याद रखेंगे, दोनों बात एक ही है, क्वेश्चन घुमाने के लिए कह देता है। अगला कह रहा है विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित नियम किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था? अरे भैया अभी ना हमने बताया, विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसने दिया था? फैराडे नामक वैज्ञानिक ने दिया था। इसीलिए तो हम कहते हैं फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित नियम, ठीक है ना। तो फैराडे ने ये दिया था। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है? चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है। अगला आता है लेंज का नियम किस सिद्धांत पर आधारित है? जो लेंज का नियम है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। तो यहाँ पे देखेंगे तो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन डी सी करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा यहाँ पे कह रहा है, ये थोड़ा सा आपको साफ नहीं दिखाई दे रहा है क्या? देख लूँ, साफ हो जाएगा।
यदि एक कुंडली में क्या होता है, यदि एक कुंडली की आत्म प्रेरकत्व 1 हेनरी है, यदि कोई कुंडली है उसका आत्म प्रेरकत्व 1 हेनरी है, तो इसका क्या तात्पर्य है? तो इसका यही तात्पर्य है ना, यदि कोई भी कुंडली है उसका स्व प्रेरकत्व या आप प्रेरकत्व 1 हेनरी है, तो उसका क्या तात्पर्य है? तो उसका तात्पर्य है कि उसमें जो प्रेरित क्या होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल है ना, उसका मान 1 वोल्ट होगा। मतलब प्रेरित विद्युत वाहक बल EMF मतलब क्या होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान 1 वोल्ट है। यदि किसी का आत्म प्रेरकत्व क्या है, आत्म प्रेरकता 1 हेनरी है, तो ये आप याद रखेंगे। स्वप्रेरण का एसआई मात्रक होता है, स्वप्रेरण का एसआई मात्रक हेनरी होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट अगला आता है, किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल किस प्रकार निर्भर करता है, मतलब किस पर निर्भर करता है? प्रेरित विद्युत वाहक बल किस पर निर्भर करता है जी? तो चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन पर निर्भर करता है। तो यही हो जाएगा, चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन के दर पर निर्भर करता है, ठीक है ना। क्यों ये हुआ? क्योंकि हमने बताया था कि जब कोई चुंबक है और कुंडली के बीच, इस तरीके से हमने कुंडली उसमें बनाया था, ये गैल्वेनोमीटर हमने लगा दिया था, तो हमने कहा था जब चुंबक और कुंडली के बीच आपेक्षिक गति होगा, कौन सी गति? आपेक्षिक गति होगा, तो क्या होगा? कुंडली में चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होगा, चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में क्या होगा? फ्लक्सों की संख्या में क्या होगा? परिवर्तन होगा, जिसके कारण इसमें क्या होता है, इसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। तो यही बात में कहा गया कि प्रेरित विद्युत वाहक बल किस पर निर्भर करता है? तो चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या पर निर्भर करता है कि कितनी चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है। तो चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन की दर पर। अगला आता है, चक्रवृद्धि धारा किसके कारण उत्पन्न होती है? तो जो धारा यहाँ पे बताइए, ये जो धारा है यहाँ पे इस कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ है, इसी को प्रेरित धारा भी कहते हैं, प्रेरित धारा कहते हैं। तो ये जो प्रेरित धारा यहाँ पे उत्पन्न हुआ है, ये किसके कारण उत्पन्न हुआ है? तो चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन के कारण उत्पन्न हुआ है। तो यही बात कहा जा रहा है कि चक्रवृद्धि धारा जो है, जो आई है, वो किसके कारण उत्पन्न हुआ है? तो हम जानते हैं कि चालक के अंदर, चालक या कुंडली के अंदर चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन के कारण उत्पन्न हुआ है। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा आता है, ट्रांसफार्मर मुख्यतः किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ट्रांसफार्मर याद रखेंगे, अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, अन्योन प्रेरकत्व या अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। जब ये अन्योन प्रेरण ना दे तो आप याद रखेंगे विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, ये आप लिखिएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा नहीं होगा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण, देखिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये आप लिख लीजिएगा। देखिए ये दोनों तो ऐसे भी नहीं होंगे, क्यों? जब विद्युत चुंबकीय प्रेरण जो है ना, वही अन्योन प्रेरण का लगभग है जी। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण दे तो ये टिक कीजिएगा, अन्योन प्रेरण दे तो ये टिक कीजिएगा, ठीक है ना। अगला आता है, किसी चालक में प्रेरित धारा का दिग्दर्शन किस नियम के द्वारा आधारित किया जाता है? मतलब कोई भी चालक में प्रेरित धारा है, धारा किस दिशा में बहेगी, ये किसके द्वारा निर्धारित होता है? तो याद रखेंगे लेंज के नियम के द्वारा ही निर्धारित होता है, ठीक है ना, लेंज के नियम के द्वारा। अगला हमारा आता है, ट्रांसफार्मर में किस प्रकार की धारा का उपयोग किया जाता है? ट्रांसफार्मर से में ना एसी धारा मतलब प्रत्यवर्ती धारा का हम क्या करते हैं? परिवर्तन करते हैं, मतलब उसके मान को बढ़ाते या घटाते हैं। तो प्रत्यवर्ती धारा के मान को क्या करते हैं? उपयोग उसमें होता है, किसमें? ट्रांसफार्मर में। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा आज के इस वीडियो का लगभग 27 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। मैं इस चैप्टर से ज़्यादा नहीं कहूँगा, मैं उतना ही बता रहा हूँ जितना आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है और जिसको आप तैयार करके अपने बोर्ड एग्जाम में एक अच्छा नंबर स्कोर कर पाएँ। ज़्यादा मैं बता ही दूँ तो क्या फ़ायदा उससे? आप इतना पहले तैयार कीजिए ना, पहले इतना तैयार कर ले, बहुत है।
अदरवाइज मैं यही कहूँगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप चाहें तो वहाँ से अपनी सभी स्टडी कर सकते हैं वीडियो के माध्यम से। मैं आपको बता दूं, ये तो प्रत्येक वीडियो में आपको प्रोवाइड कर रहे हैं हम चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव। यदि आप चाहें तो एक ही बार में आपको ये सब कुछ मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? तो ओनली 199 रुपये में आपको क्या दिया जा रहा है, पूरी आपकी फिजिक्स की और पूरी आपकी केमिस्ट्री का जो भी इंपॉर्टेंट मटेरियल है वो सब आपको दिए जा रहे हैं। पूरी में आपको बता दूं, फिजिक्स के कितने चैप्टर हैं, 15 चैप्टर और केमिस्ट्री के 16 चैप्टर, टोटल 31 चैप्टर हो रहे हैं। इन 31 चैप्टरों का सबसे पहले हम इम्पॉर्टेंट सब्जेक्टिव दे रहे हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, और फिर से इन सभी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम दे रहे हैं, ऑब्जेक्टिव जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों दे रहे हैं हम। 31 चैप्टरों का पहले सब्जेक्टिव मिलेगा, फिर ऑब्जेक्टिव। ये सब टाइपिंग नोट्स आपको बेहतरीन नोट्स दिए जा रहे हैं। तो ये ओनली आपको 199 में दिए जा रहे हैं, और यही उतना ही दिया जा रहा है जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें से आने वाले हैं आपके। याद रखेंगे एक और बात, पूरी बुक आपको नहीं दिया जाएगा, सिंपल आपको दिया जाएगा कि इतना तैयार कीजिए, आप आराम से 90 to 95% आराम से स्कोर कर पाएंगे। ठीक है ना? ठीक है, तो आराम से 90 to 95% स्कोर करना है तो नीचे व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मैसेज कर लीजिए। वहाँ पे कहिएगा सर हमें बिहार बोर्ड का फिजिक्स केमिस्ट्री का नोट्स चाहिए। इस तरीके से स्पष्ट आपको बताना है, व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना है। जैसे ही आप करेंगे स्कैनर दिया जाएगा, पेमेंट कर दीजिएगा। वहाँ पे पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट आप व्हाट्सएप पर सेंड कर देंगे, तुरंत आपको PDF नोट्स है वो व्हाट्सएप पर आपके सेंड कर दिए जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।